मैं एमएन मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ अब की लक्ष्य रखा गया है इस बार जीआरएफ पार और एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन फर्स्ट पेपर, नेट पेपर सेकंड एजुकेशन, यूपी पीजीटी एजुकेशन, सभी कोर्स बिल्कुल फ्री हैं। किसी प्रकार का कोई आपको इसका शुल्क नहीं देना है। तो आइए आप सब लोग हमारे साथ मिलकर इस अवसर का फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी भी करें। और बात करते हैं अगर आज की टॉपिक की, तो हमारा आज का टॉपिक है मार्क्सवाद। इस प्रकार से पढ़ें इसकी हम कभी से कभी भूले भी ना। और इस टॉपिक से जो मेन पॉइंट हमने उन्हीं पॉइंटों को लिया है जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमने वहाँ से इन टॉपिकों को मतलब पॉइंटों को उठाया है, जिससे कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग समझते हैं। अगर मार्क्सवाद के प्रवर्तक की बात करें तो कार्ल मार्क्स होते हैं। मार्क्सवाद के प्रवर्तक जो है कार्ल मार्क्स। अगर इनकी हम जन्म की बात करते हैं तो 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु के बारे में बताएं तो फिर 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग का नेता व शिक्षक कार्ल मार्क्स थे। अगर जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा या सभी शिक्षा सर्वहारा मतलब होता है सभी शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा, और ये इनके नेता भी थे और इनके शिक्षक भी थे कार्ल मार्क्स। ठीक है। साम्यवादी विचारवादी को मानने का श्रेय भी कार्ल मार्क्स को ही आता है, क्योंकि साम्यवादी सामान्यवादी विचार होते हैं, सभी को विचार की प्रक्रिया को वो करते हैं, उसके भी विचारक को जो इनका श्रेय माना जाता है, इसकी वास्तविकता माना जाता है कि जो वास्तविकता में इन्होंने ये चीज दी है तो वो कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। ठीक है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अगर हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो उन्हें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत दिया। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी वर्ग अपने अपने वर्ग जैसे होते हैं, कोई जातीय वर्ग होता है, कोई समुदाय वर्ग होता है, उन्हें अपने वर्ग का उन्होंने सिद्धांत दिया था। उन्हें अतिरिक्त मूल्यों का भी सिद्धांत दिया था, अतिरिक्त मूल्यों का भी सिद्धांत दिया था। और उन्होंने एक चीज कहा था, हर व्यक्ति और हर कार्य पे संदेह करो, हर व्यक्ति और हर कार्य पे संदेह करो। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसे शक्ति दृष्टि से जरूर देखिए कि वो हम काम कर रहे हैं सही है भी या नहीं सही है। ये नहीं कि मान लीजिए हमने वो काम कर दिया तो सही है तो सही है, जरूरी नहीं है कि हम ये अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हैं तो वो सही हो। उसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि व्यक्ति पर भी संदेह करो। अगर हम किसी व्यक्ति से मिल रहा है, कोई व्यक्ति हमसे आगे मिल रहा है अगर, तो हम उससे सोचें कि वो व्यक्ति क्यों मिल रहा है हमसे, उसके आगे थीम क्या है, उसको उद्देश्य क्या है कि हमने उससे मिलाया नहीं, चलाया नहीं, फिर हमसे क्यों मिलना चाह रहा है। अब हम सही हैं या वो हमसे गलत मिलना चाह रहा है, हमसे किसी बात, तो उसको संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। क्यों नहीं, कितना हमारा घनिष्ठ वो कितना भी हमारा घनिष्ठ रिश्तेदार हो, कितना ही हमारा घनिष्ठ दोस्त हो, कितना हमारा कोई भी हो, उस व्यक्ति पर मेरे पास संदेह करना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है वो हमसे क्यों मिलना चाह रहा है, जो कह रहा है तो वास्तविकता में सही भी है या गलत है। आगे बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति जो होते हैं, उन पूंजीपतियों का भी श्रेय उन्होंने दिया कि पूंजीपति होते हुए आपने देखा होगा पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जो होते हैं उनमें कभी नहीं बढ़ती है। कहने का मीन्स ये है कि प्रत्येक पूंजीपति या जो साहूकार वगैरह होते हैं और प्रत्येक श्रमिक जो कर्मचारी होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि उसका कारण क्या होता है कि प्रत्येक मालिक जो होता है, जो पूंजीपति होता है, वो चाहता है मैं कम से कम पैसा देके अधिक से अधिक काम लूँ। और उसी प्रकार से प्रत्येक काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जब किसी भी वर्ग में, चाहे शिक्षक प्राइवेट में होता हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, किसी हॉस्पिटल में काम करता हो, तो ये होता है कि वो कम से कम काम करना चाहता है और अधिक से अधिक पैसा लेना चाहता है पूंजीपति मालिक से। तो इसीलिए पूंजीपतियों को उनमें संघर्ष दी गई थी। दूसरे ने कहा कि विकास का आधार संघर्ष, यानी विकास का आधार संघर्ष का मतलब ये है कि अगर हमें विकास करना है, अगर विकास की दृष्टि को हम करते हैं तो हमारे हमें संघर्ष तो करना ही होगा। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, मान लीजिए अगर आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई करोगे, अगर आप परीक्षा हासिल करना चाह रहे हो, तो आप ये नहीं बैठे बैठे बस हवा में आके पास हो गए हो,
तो ये नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, रात में पढ़ना होगा, दिन में पढ़ना होगा, आपको इतना अच्छा संघर्ष करो तभी आगे प्रक्रिया विकास की आगे बढ़ेगी। अगर बात करते हैं मूल्यांकन की, मूल्यांकन पद्धति को हमने कंटिन्यू इवैल्यूएशन कहा था। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मतलब है निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कहा था अगर पद्धति मूल्यांकन की बात करें तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसका ये नहीं कि हमने एक बार उसका मूल्यांकन कर लिया छुट्टी हुआ, उसको लगातार उसका मूल्यांकन करना चाहिए। जितना भी हमने कार्य किया उसका मूल्यांकन कर लिया, फिर कोई कार्य किया फिर हमने फिर उसका मूल्यांकन कर लिया। इस टाइप से हमें प्रत्येक चीज को जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका मूल्यांकन लगातार करते रहना चाहिए। उन्होंने ये मूल्यांकन पद्धति को अपनाया था। ठीक है, अगर बात करते हैं शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों में केंद्रित, क्रिया केंद्रित, श्रम केंद्रित, प्रयोगशाला और कर्मशाला। श्रम क्रिया केंद्रित में क्रिया करने वाले को जो काम करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, कौन सा क्या काम करना उसके अनुसार में कार्य करना। जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रिया है, तो पाठ्यक्रिया में 3 चीजें होती हैं, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और क्या कहते हैं पाठ्यक्रम केंद्रित। तो हमें शिक्षा जब भी देनी तो छात्र केंद्र देने पड़ते हैं, हमें छात्र के अनुसार पढ़ाना पड़ता है, ना कि हमें शिक्षक के अनुसार या पाठ्यचर्या के अनुसार। हो सकता है पाठ्यचर्या के हिसाब से अपने पढ़ा तो हो सकता है वो विद्यार्थी के अनुकूल ना हो, विद्यार्थी वहाँ से व्यवस्थित ना, वहाँ से विद्यार्थी पढ़ाने के सक्षम ना हो सकता है जहाँ से पढ़ा रहे बच्चों उसके समझ में ना आता हो। तो हमें हमेशा छात्र के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए श्रम केंद्रित होता है। अगर मान लीजिए किसी को श्रमिक से अगर हम काम लेना चाहते हैं तो हमें उसकी दर्द, उसके भाव को देखना चाहिए, उसके भाव क्या चाह रहा है, उसकी पोजीशन देखना चाहिए। पता लगे उसकी स्थिति नहीं है कि वो 50 किलो अगर उठा पाए, हम उससे कहें तुम 60 किलो उठा दो, कैसे उठा देगा, तो हमें उसका भी देखना चाहिए कि उसको किस प्रकार का है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता के अनुसार हमें काम कर पाना चाहिए। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का मतलब है कि हम जब प्रयोगशाला होती है जहाँ पर कोई लैब वगैरह बनी होती है तो वहाँ पर किस किस चीज़ों की व्यवस्था है और हम किस किस चीज़ों की वहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अगर मान लो जिस वहाँ जो प्रयोगशाला होती है, जो चीज़ उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो चीज़ होते हैं तो हमें उन्हीं के अनुसार प्रयोग करना चाहिए जिससे कि व्यवस्थित तरीके से हम उसको काम कर सकें। कर्मशाला, कर्मशाला का मतलब ये कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम ये कर्म करेंगे। कर्मशाला मतलब कर्म करने को तत्पर हो चाहिए तो हम वो चीज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षण संरचना की। शिक्षण संरचना में बताया है मार्क्स जी ने कि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक नर्सरी की शिक्षा होनी चाहिए, 4 से 6 वर्ष तक केजी की शिक्षा होनी चाहिए और अगर बात करें 7 से 10 वर्ष तक प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। और प्राइमरी शिक्षा, केजी शिक्षा, नर्सरी शिक्षा ये आप सब जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। बात करते हैं 11 से 15 वर्ष तक यानी कि 5th से 9th तक इनकम्प्लीट सेकेंडरी की शिक्षाएं दी जाती हैं। इनकम्प्लीट की मतलब ये होता है कि जो हाई स्कूल अगर कंप्लीट कर लेता है वो कम्प्लीटेड हो जाता है, अगर जो हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाता है तो इनकम्प्लीटेड उसमें हायर स्कूल में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं 16 वर्ष से 17 वर्ष। तो जो सामान्य जनरल वोकेशनल जो सामान्य व्यवसाय होता है उसकी शिक्षा दी जाती है। इस 16 से 17 वर्ष की आयु में जो भी अगर कोई बच्चा है, कोई छात्र है तो किसी भी सामान्य व्यवसाय शिक्षा चुन सकता है। ठीक है, 18 से 21 वर्ष की अवस्था की बात करते हैं तो सेकेंडरी, पॉलिटिक्स, टेक्निकल और वोकेशनली। देखिए तो जब 18 से 21 वर्ष की उम्र में बच्चा पहुंचता है तो उसमें वो सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, पॉलिटिक्स और राजनीति प्राप्त कर सकता है, टेक्निकल अगर वो किसी टेक्निकल में जाना चाहता तो टेक्निकल की भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अगर वो किसी व्यवसाय यानी वोकेशनली में जाना चाहता है तो वो किसी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बात करते हैं 21 वर्ष से ऊपर यानी 22 वर्ष की, तो 22 वर्ष से ऊपर सब हायर सेकेंडरी मतलब हायर शिक्षा होती है। 22 वर्ष से ऊपर हायर शिक्षा होती है, जैसे मान लो कोई भी BSc MSc या कोई PhD या वो जैसी सब चीज क्या होती है तो या एमएड वगैरह है, तो ये सब शिक्षा क्या होती है हायर सेकेंडरी ना कुछ, ये सब हायर क्या कहते हैं शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वो वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।